Hello students, and I am Pooja and welcome back to our channel आशीष तिवारी। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए पर्सपेक्टिव एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट 2 लेसन 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप देखें। लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो सभी की सभी वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसान भाषा के अंदर हम आपके इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का ये सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके इसके लिए। ठीक है, अगर आप DU सोल, रेगुलर, NCEE या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसका ये सब्जेक्ट है, देन ये वीडियो आपके लिए ही है। सभी की सभी वीडियो सीरीज़ में डाला जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करना हो, तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना मैसेज लिखें एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, देखो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच स्टार्ट कब हुई थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में आया था 1854 में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स शिफ्ट फ्रॉम हैंडमेड इकोनॉमीज टू मशीन ड्रिवन फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन। ठीक है, जब हैंडमेड चीज़ों को हटाकर फैक्ट्री बेस्ड चीज़ों को लगाया जाए। जैसे कि पहले कपड़े हाथों से बनते थे, कपड़ों को हाथों से बनाया जाता था, लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मशीनें आ गई जो खुद ब खुद कपड़ा बना सकती थी। पहले आइसक्रीम को हाथों से घर पे बनाया जाता था, बट नाउ क्या हो गया, मशीनें आ गई हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चेंज फ्रॉम हैंडमेड थिंग्स टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज नॉन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये चेंज आपका स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। इसका आना 1854 में स्टार्ट हुआ था। क्या क्या इस चीज़ चैप्टर से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। The number of factories increased after the Industrial Revolution, but problems such as inconsistency in production, wasted time and low worker efficiency emerged. इंडस्ट्रियल जो हमारी रेवोल्यूशन आने के बाद नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आने लग गई, प्रोडक्शन की इनकन्सिस्टेंसी होने लगी। यानी कि टाइम टू टाइम प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं बन रहा था। कभी कपड़े बन रहे थे, कभी नहीं बन रहे थे, कभी काम चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था। टाइम वेस्ट हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही थी, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था एंड लो वर्कर एफिशिएंसी हुई। लो वर्कर एफिशिएंसी का मतलब है कि वर्कर्स एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ scientific management developed after this backdrop. After this backdrop of industrial realization, the scientific management approach concept was introduced. Its main proponent was Frederick Winslow Taylor. फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने ये चीज़ें जो है उन्होंने ऑब्जर्व की। ये मेन प्रोपोनेंट थे, मतलब कि ही वॉज द मेन डिस्कवरर ऑफ दिस थिंग्स। He is known as the father of scientific management. Taylor objectives were to Taylor का objective क्या था? To find one best method of work, increase production, reduce time and cost and enhance cooperation between workers and management. काम करने मज़दूर और उनके मैनेजर्स के बीच में जो है रिलेशन कैसे अच्छा करना है, कम समय में ज़्यादा काम कैसे करवाना है, क्या उसका बेस्ट मेथड रहेगा, ये सब चीज़ें जो है फ्रेडरिक का, विंसलो का, टेलर का एक ये मतलब कि उनका मानना था कि वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये उनका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, वर्क्स एंड मेथड, उनके वर्क्स और मेथड्स क्या थे? शॉप मैनेजमेंट। इन 1903 ही इंट्रोड्यूस्ड अ शॉप मैनेजमेंट मेथड। शॉप मैनेजमेंट मेथड का क्या मतलब है? ही सेड दैट, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि
a person who is the owner of the shop doesn't have to be seller of the shop. मतलब कि जिसकी दुकान है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही ही सामान बेचेगा. he can provide that employment to other people. कि दुकान आपकी है बट आप किसी और को रख सकते हो, एंड यू कैन डू अदर वर्क्स, कि आप और दुकान खोलो एंड वो जो है वो एम्प्लॉयर उसका काम कर लेगा. ये उन्होंने एक तरीका निकाला था. द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911 में उन्होंने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स निकाले थे. इन दीज बुक्स टेलर डिटेल हिज थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. टेलर का मेथड क्या था? टाइम स्टडी. द टाइम टेकन फॉर ईच टास्क वॉज मेजर्ड. भाई एक मतलब कि कोई भी एक काम है वो एक इंसान कितना टाइम ले रहा है करने में. यूजिंग अ स्टॉप वॉच एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स. अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करके वो उस टाइम को काउंट करते थे. मोशन स्टडी. द study of workers physical movements eliminating unnecessary movements and increased efficiency. unnecessary चीज़ों को एलिमिनेट करके उन्होंने एक वर्कर की फिजिकल मूवमेंट्स को काउंट किया. उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल उनकी एबिलिटी को उन्होंने कंट्रोल किया. स्टैंडर्ड्स ऑफ इक्विपमेंट. स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड प्रोसेसेस. सर्चिंग वन बेस्ट वे. एक ऐसा अच्छा तरीका जो सभी वर्कर्स पर लागू हो सके काम करने के लिए, दैट ये करने से सबकी ही, डजेंट मैटर मैन और वुमेन, सबकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. हायर पे फॉर हायर आउटपुट. जिसने अच्छा काम किया उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. लोअर पे फॉर द लोअर आउटपुट. जिसने अच्छा काम नहीं किया उसको कम पैसा मिलेगा. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या थी? बेसिक आइडिया, एक बेसिक चीज़ जो उन्होंने निकाली थी, वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिकली. काम को साइंटिफिकली जो है उनको करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ हिज बुक्स सेड दैट ड्यूरिंग द डे अ वर्कर शुड डू द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क आफ्टर ईटिंग अ हैवी मील. जैसे कुछ वर्कर्स हैं एंड वो सुबह काफ़ी हैवी खाना खा के आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ स्मॉल टास्क, छोटे मोटे काम करने की बजाय उनको आते ही वो काम करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी टेकिंग है. ठीक है. साइंटिफिक एनालिसिस शुड रिप्लेस गेस वर्क एंड ट्रेडिशंस. ट्रेडिशन एंड गेस वर्क को साइड में रख के प्रॉपरली उनको साइंटिफिकली काम के ऊपर फोकस करना चाहिए. ट्रेनिंग इज एसेंशियल टू इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी. काम अच्छे से करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कि एक टेक्निक्स उनको पता होनी चाहिए कि कैसे कोई भी हैवी लिफ्टिंग की चीज़ है तो उसको कैसे एफिशिएंटली वो इंक्रीज़ करें कि उनकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे और काम भी जल्दी से हो जाए. कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इज एसेंशियल. मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो एक कोऑपरेशन है, जो उनका रिलेशन है, वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है. की फीचर्स क्या थे? एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. हाँ जी. साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल. अब वो कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट थे जो फ्रेडरिक विल्टन टेलर ने इंट्रोड्यूस किए थे? चलो स्टार्ट करते हैं. द साइंस ऑफ वर्क एंड इट्स डेवलपमेंट. साइंस ऑफ वर्क एंड इट्स डेवलपमेंट में उन्होंने बताया मीनिंग, एवरी टास्क शुड बी स्टडीज साइंटिफिकली टू डेवलप इट्स बेस्ट मेथड. उनका फ्रेडरिक विल्टन का मानना था दैट एवरीथिंग शुड बी स्टडीड प्रॉपरली, वेदर इट्स अ फिजिकल वर्क और एनीथिंग. First we have to analyze it scientifically and then we have to find the best way to do that work easily. उस काम को आसानी से करने का एक साइंटिफिक मेथड हमें ढूंढना चाहिए. फॉर एग्जांपल मील, वहाँ पर पहले क्या होता था? पहले मिल होती थी. ठीक है. वीट मिल्स, जहाँ पर वीट्स, पल्सेस, ये सब बनते थे. ठीक है. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि पहले जो वीट है वो गवर्नमेंट के पास, जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनके पास जाएगा. उसके बाद फार्मर्स के पास जाएगा. फार्मर्स से कलेक्ट करके और फिर उसे जो है मिल के अंदर रखा जाएगा. देन पीपल यूज टू कम एंड pay to the taxpayers and then pay to the farmers and then they would purchase the wheat. तो ये एक बहुत लंबा मेथड था. What he did was directly wheat को मिल में लेके गया गया and the taxpayers used to stay at the mill, कि अब उनकी ड्यूटी मिल पर है तो वहीं पर टैक्स लेके वहीं पर वो वीट को खरीद सकते थे. एंड द फार्मर्स को जो है सारा बिकने के बाद पैसा मिलता था. So that is the scientific way of doing a work. How?
Time study, he studied the time, that where the time is getting wasted. Motion study, where are unnecessarily motions happening. For example, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया तो कितना ज़्यादा उनको चक्कर काटना पड़ रहा था, यहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे वो आते थे. Instead what he did that the thing will stay here, चीज़ें यहीं पर रहेंगी, जिनको काम है वो यहीं पर आ जाए, यहीं से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. तो अननेसेसरी जो घूमना था वो बंद हो गया. स्टैंडर्डाइजेशन लगाया गया. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है प्रॉपर प्रोडक्ट्स के ऊपर एक टैग बनाया गया, दैट द प्रॉपर हेल्दी प्रोडक्ट्स आर दीज. ठीक है, अगर आपको सस्ते चाहिए, द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट सेफ फॉर ईटिंग आर दीज, एंड ऐसे. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स, एलिमिनेट गेस वर्क. They used to eliminate guesswork. Guesswork means instead of guessing, okay, what is going to be the method, what should we do, instead what he did that he find the practical solution, increase efficiency. Instead of workers wasting their time, he introduced the method through which the efficiency was increased. Maximize production. In a short amount of time, how can the production of a thing can be increased? Example, if one worker makes 100 bricks and another 150, study how increased production is achieved. He used to believe that in same amount of time, two people are producing different result. So what he would do is he would study what is the difference between them. Maybe it is the difference of diet, maybe it is the difference of work efficiency, maybe it is the difference of time management. तो ये चीज़ें वो स्टडी करते थे. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता था. वर्कर्स शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़. उनकी खासियत के बल पर वर्कर्स को चूज़ किया जाता था. सेलेक्टिंग द राइट पर्सन, एक सही इंसान को सेलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना और उसकी स्किल्स को अच्छा करना. इम्पॉर्टेंस, नॉट एवरी पर्सन इज सुटेबल फॉर एवरी जॉब. हर एक पर्सन, अ पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग. फॉर एवरी जॉब देर आर अ सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल. करेक्ट सेलेक्शन इंक्रीजेज प्रोडक्शन. अगर आप सही इंसान को वहाँ पर लेकर आएंगे तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन. कंबाइनिंग वर्क साइंस एंड साइंटिफिक सेलेक्शन ऑफ वर्कर्स, मीनिंग scientific methods plus training workers is equal to maximum production. साइंटिफिक मेथड और ट्रेनिंग वर्कर्स को अगर हम मिला दें तो एक मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा कि ट्रेंड वर्कर्स हैं और उनको एक साइंटिफिक तरीके से सही एक वे दिखाया जाए तो प्रोडक्शन अच्छा होगा ही होगा. ऑब्जेक्टिव्स, हार्मनी, एफिशिएंसी एंड बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सन. Analysis, if the work method is scientific but the workers are not trained, production will be low. Even if the scientific method is correct but you do not have a proper manpower, then it doesn't matter what sort of methods you are applying, the production will always be low. कि अगर आपके पास सब कुछ सही है बट जो करने वाला है वही सही नहीं है तो आपका प्रोडक्शन रॉन्ग, मतलब कि कम रहेगा ही रहेगा. Division of labor and management responsibilities. Work is not only responsibility of worker but also of management. Work, काम सिर्फ एक वर्कर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बट मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक वर्कर्स को सही डायरेक्शन दिखाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, एक हार्मनी रखना, एक वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना ऑल्सो मैटर्स. उनका आइडिया क्या था? प्लानिंग. मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से प्लान करे और वर्कर्स अपना काम करें. इंपॉर्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट इज रिज्यूम्ड, लड़ाई कम होगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ क्लियर. उनका मानना है कि अगर हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है तो कॉन्फ्लिक्ट जो है, लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी. टेलर्स आइडिया स्टार्टेड अ मूवमेंट. टेलर के इस आइडिया से मूवमेंट स्टार्ट होने लगे. की सपोर्टर्स वर Frank B. Gilbert, Lillian Gilbert and Henry Gantt. They developed motion study, Gantt charts and industrial psychology. This movement spread rapidly in the United States and Europe. ये डेवलपमेंट मोशन देखकर, उनकी साइंटिफिक अप्रोच को देखकर बहुत सारी जगह इनके मूवमेंट चले, इनको जो है सपोर्ट किया गया. सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट्स इनकी स्टार्ट हुई यूएस में और यूरोप में.
क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट्स, अब कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी लोगों की तरफ से आए क्योंकि वर्कर्स को जो है एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था. देयर इमोशंस वर नॉट कंसीडर्ड. इफ अ पर्सन इज इमोशनली अनस्टेबल, दे आर क्राइंग, दे आर नॉट फीलिंग वेल एंड देन दे आर फोर्स्ड टू वर्क, तो फिर उनको जो है दे विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, दे विल नॉट गिव अ प्रॉपर प्रोडक्शन. एक्सेसिव कंट्रोल, फ्रीडम वॉज रिड्यूस्ड. टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वो कहते थे कि अननेसेसरी मूवमेंट को स्टॉप किया जाए, ये फ्रैंकलिन का मानना था. अननेसेसरी मूवमेंट क्या है, बीच बीच में रुक के पानी पीना. सो व्हाट दे वुड डू वाज, वो एक अलग से एक प्रॉपर ब्रेक रखते थे दैट दिस इज द टाइम यू जस्ट हैव 10 minutes टू ईट योर लंच एंड ड्रिंक वाटर एंड देन यू आर गोइंग टू गेट बैक टू द वर्क. अब 10 मे बी द पर्सन इज वो बार बार उनको प्यास लग रही है, ठीक है, तो उनके लिए अननेसेसरी मूवमेंट हो गया. बट वर्कर्स के लिए तो ये नीड थी ना. तो ये एक्सेसिव कंट्रोल उन्होंने जब देखा तो क्रिएटिविटी स्टिफल होने लग गई. एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वर इग्नोर्ड. सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को देखा जाता था, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया गया. ऑपोजिशन टू यूनियंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर्ड इज एक्सप्लोइटेटिव. देखो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, गलत फ़ायदा उठाना, ठीक है. तो वर्कर्स की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया जाता था बिकॉज हमें आज़ादी तो 1947 में मिली है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन 1854 में आ चुका था. तो उस टाइम पे वर्कर्स की हर एक मूवमेंट को साइंटिफिकली कंट्रोल करना, उनका लेबर यूनियन का मानना था दैट दिस इज़ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है. राइज ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आनी स्टार्ट हुई. टेलर की लिमिटेशंस की वजह से एल्टन मायो लेटर डेवलप्ड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी. साइंटिफिक अप्रोच तो इन्होंने बता दी, लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को बाद में इंट्रोड्यूस किया एल्टन मायो लेटर ने. कंक्लूजन, टेलर प्रोवाइडेड अ साइंटिफिक बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. उन्होंने एक साइंटिफिक तरीका बता दिया कि हाँ ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है. ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ही लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में कैसे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है ये तो उन्होंने बता दिया. हाउएवर इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग ह्यूमन आस्पेक्ट्स. ह्यूमन आस्पेक्ट्स को इग्नोर किया उन्होंने, सो इट वॉज criticized by many people. Nevertheless, scientific management remains the foundation of modern management principles. आज के modern management principles में भी इस scientific management को इसे आज भी foundation माना जाता है. कहीं ना कहीं human resources को, ह्यूमन फीलिंग्स को आज भी इग्नोर करके इसी साइंटिफिक अप्रोच को हर एक जगह आज के मॉडर्न टाइम पे भी अप्लाई किया जाता है. तो यहीं पर आपका लेसन 1 ख़त्म होता है, ठीक है. लेसन 1 इतना ही था. इसके अंदर हमने पढ़ा है साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, कैसे इसका क्या मानना था हेनरी का इसका लेकर, ठीक है, टेलर का इसको लेकर क्या क्या अप्रोचेस थी उनकी, क्या उनका मानना था, कैसे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, साइंटिफिक अप्रोच के अंदर किन किन चीज़ों को एफिशिएंट माना जाता था. ये सब चीज़ें हमने लेसन 1 में पढ़ी हैं. अब हम लेसन 2 पे चलते हैं, द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी आखिर होता क्या है. देखो, ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन with a clear hierarchy, specialization of tasks and strict, often complex rules and procedures run by non-elected officials to manage the day-to-day operations of a large organization of government. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ये एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर एक प्रॉपर हिरार्की डिफाइन होती है कि भाई टॉप ऑफिसर ये है, इसके पास ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये पावर हिरार्की है, ठीक है. और स्पेसिफिलाइजेशन ऑफ टास्क, हर किसी का टास्क जो है स्पेशलाइज्ड होता था कि ये पर्सन जो है ये टास्क करेगा, ये टास्क करेगा. हर किसी का टास्क जो है स्पेशलाइज्ड होता था और स्ट्रिक्ट होता था कि आपका यही काम है और आपको यही करना है. और ये रन किया जाता है बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स. नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स कौन होते हैं? हमारे सिविल सर्वेंट्स. दे आर नॉट इलेक्टेड, इनफैक्ट दे आर
थ्रू द एग्ज़ाम इलेक्टेड, ठीक है, वो एग्ज़ाम को देकर आते हैं तो वो नॉन इलेक्टेड हमारे हो गए टू मैनेज द डे टू डे ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर है, एक पुलिस थाने के अंदर, एक पुलिस स्टेशन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये सारा काम इंस्पेक्टर का होता है। वहाँ पर एक अपनी पुलिस स्टेशन के अंदर उनको मैनेज करना होता है। उसके बाद आता है हवलदार का क्या काम होता है? हवलदार का काम होता है इंस्पेक्टर के साथ उनको जाना है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करनी है। तो हर किसी का टास्क ऐसे होता है और इसी को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैक्स वेबर वॉज एन इम्पॉर्टेंट थिंकर इन मॉडर्न सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैक्स वेबर जो है एक बहुत ही ज़रूरी थिंकर थे हमारी मॉडर्न सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ठीक है। सोशियोलॉजी मीन्स सोसाइटल राइट्स, हमारी सोसाइटी को लेकर क्या चल रहा है, सोसाइटी के अंदर लोगों का क्या मानना है, इन चीज़ों को बताया जाता था। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी निकाला। अकॉर्डिंग टू वेबर, मॉडर्न सोसाइटी इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। उनका मानना है कि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। सो एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी सिस्टमैटिक एंड रूल बेस्ड। एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमैटिक और रूल बेस्ड होना पड़ेगा। ही कंसीडर्ड ब्यूरोक्रेसी टू बी द मोस्ट लॉजिकल एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनका मानना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा लॉजिकल एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। वेबर प्रेजेंटेड आइडियल टाइप मॉडल टू एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक आइडियल टाइप मॉडल निकाला जो कि था, अब हम मैक्स वेबर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मैक्स वेबर जर्मनी के अंदर पैदा हुए थे 1864 के अंदर। ही वॉज अ रिनोव्ड सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। वो रिनोव्ड सोशलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे और उन्होंने डीपली स्टडी किया है सोसाइटी को, रिलीजन को, इकोनॉमिक्स को एंड एडमिनिस्ट्रेशन को। हिज मेजर बुक्स थी उनकी कुछ, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन दिस बुक्स he provided a detailed analysis of structure of society, authority and bureaucracy। इनके अंदर उन्होंने सोसाइटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे सोसाइटी चेंज होती है, क्या क्या उसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी के चेंज आता है, ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या अथॉरिटी होती है, ये भी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की थी। मैक्स वेबर्स व्यू ऑन अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू वेबर, अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट पावर दैट पीपल वॉलंटरली एक्सेप्ट। उनका मानना है कि अथॉरिटी एक ऐसी लेजिटिमेट पावर होती थी जो लोग खुद से एक्सेप्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप इन अ ग्रुप ऑफ पीपल देर इज़ अ पर्सन हु इज़ रियली कैरिस्मेटिक, वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक है, जेंटलमैन है, देन पीपल अननोइंगली स्टार्ट फॉलोइंग हिम। वो कुछ भी कहेंगे, पीपल विल एडमायर हिम, ठीक है। तो ये क्या हो गई? अथॉरिटी, टू हैव अथॉरिटी ऑन अनऑफिशियल पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन स्टेबल सिंपली बाय हैविंग पावर, सो लेजिटिमेसी इज एसेंशियल। एक पावर होने से ही गवर्नमेंट के पास स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो लेजिटिमेसी बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। व्हेन पीपल बिलीव इन ऑर्डर इज़ अप्रोप्रिएट, दे ओबे इट। जब लोगों को लगता है कि हाँ, सही पावर सही लोगों के हाथ में दी गई है, तो लोग ओबे करते हैं, ठीक है। गांधी जी को इतने लोग क्यों फॉलो करते थे? ही वॉज नॉट एन ऑफिशियल पर्सन, ठीक है, वो ना तो कोई सिविल सर्वेंट थे, ना कोई पॉलिटिकल मेंबर थे, बट स्टिल उनको लोग फॉलो करते थे क्योंकि ही हैड दैट अथॉरिटी, ठीक है। तो जब भी लोगों को लगता है कि हाँ, ये पावर सही इंसान के पास गई है, दे ओबे इट। अथॉरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मीन्स माना गया है। वेबर अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन अथॉरिटी। वेबर ने एक एक्सप्लेन करने का तरीका सोचा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को हम सोसाइटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं अथॉरिटी के माध्यम से। कितनी तरह की अथॉरिटी होती है? फर्स्ट इज योर ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अथॉरिटी काफ़ी टाइप की होती है। अथॉरिटी होता है कंट्रोल, रूल,
कमांड, लॉ, रेगुलेशंस, मैनेजमेंट, पॉलिसी एंड पावर। ये अलग अलग टाइप की हमारी अथॉरिटी होती है। हाँ जी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जिसमें सबसे पहले नंबर पे है, दिस अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल का एक लीडर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पंडित की बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे रिलीजियस लीडर हो गए। वेन एवर वी हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिलीजन, हम उनके पास जाते हैं। पीपल ओबे द रूलर्स ऑर्डर, वो उनके ऑर्डर को मानते हैं बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडिशन। इन दिस द पावर इज ऑफन हेरिडेटरी, कभी कभी पावर हेरिडेटरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़े महान संत थे, ठीक है, तो अगर उनका कोई बेटा है तो उनको भी महान माना जाएगा बिकॉज दैट्स द हियरार्की। एग्जाम्पल इंक्लूड्स मोनार्की और फ्यूडरल रूल। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी यानी कि अ पर्सन हु इज़ रियली कैरिस्मेटिक, हु इज़ नॉलेजेबल, पीपल एडमायर हिम, तो उनके पास एक अननोन अथॉरिटी होती है। पीपल स्टार्ट टू ओबे देम इवन इफ दे आर नॉट अ लीडर, पीपल डू स्टार्ट फॉलो दैम बिकॉज ऑफ देयर कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और लीडर एबिलिटीज़ पे जो है उनसे रिलेटेड होता है, उसकी एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड ओबे हिज और हर ऑर्डर्स, उनकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होकर उनके ऑर्डर्स को वो मानते हैं। दिस अथॉरिटी इज़ नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल की पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उनके सेंस ऑफ जस्टिस के ऊपर ये डिपेंड करता है। इट इज़ सीन इन सोशल मूवमेंट्स एंड रिवोल्यूशनरी लीडर्स, रिवोल्यूशनरी लीडर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। लीगल रेशनल अथॉरिटी, दिस इज़ अथॉरिटी बेस्ड ऑन लॉ एंड रूल्स, ये लॉ और रूल्स के ऊपर बेस्ड है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी। हियर अथॉरिटी इज वेस्टेड नॉट ऑन द इंडिविजुअल बट द पोजीशन हेल्ड, यहाँ पर एक इंसान के पास अथॉरिटी नहीं होती है, उनकी पोजीशन के पास अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट पीपल स्टिल डू नॉट रिस्पेक्ट देम, ठीक है, बट अगर वही इंसान IAS ऑफिसर बन गया तो पीपल आर गोइंग टू जस्ट प्रे इन फ्रंट ऑफ हिम। अब अथॉरिटी उस इंसान के पास नहीं, उनके पास जो पोजीशन है उसके पास है वो अथॉरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल government officials, administrative institutions are example of this type of authority. Max Weber's view on bureaucracy, अब उनका ब्यूरोक्रेसी को लेकर उनका क्या मानना था। अकॉर्डिंग टू वेबर, ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। उनका मानना है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, उनके रूल्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। द फंक्शन एंड अथॉरिटी ऑफ ईच ऑफिशियल आर क्लियरली डिफाइंड, उनकी अथॉरिटी, उनके जो है काम है, फंक्शंस हैं, उनको ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बना रहता है। वेबर कंसीडर्ड ब्यूरोक्रेसी इसेंशियल फॉर द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू हिम, इन अ मॉडर्न स्टेट ब्यूरोक्रेसी इज important. Now what are the characteristics of bureaucracy? There are 6 characteristics of bureaucracy. First is hierarchy, यानी कि the chain from top to bottom should be defined. शुरू से मतलब कि from the top to the bottom the power should be defined. Division of work, each individual should have a specific task and that should be followed by them. Rule based on administration, administrative work is carried out in accordance with rules and laws. Rules and laws के according administrative work को carried out करना चाहिए. Written records, all decisions and actions are recorded in writing. हर एक decision को writing के अंदर जो है रिकॉर्ड किया जाए. Merit based appointment, the officials should be selected on based on their merit list. ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर जो टॉप आया है उसको टॉप पोजीशन मिलनी चाहिए. प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल्स परस्यू एडमिनिस्ट्रेशन एज अ करियर. लिमिटेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एक्सेसिव रेगुलेशंस कैन स्लो डाउन वर्क विच इज़ रेड टेप. रेड टेप बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पेपर वर्क करना पड़ता है,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का जो है किडनैप हुआ है कोई पर्सन, तो रूल बुक कहती है कि 24 घंटे होने दो उस पर्सन को गायब हुए हुए, फिर एफआईआर लिखो, फैमिली से पूछताछ करो, फिर आसपास के एरिया में पूछताछ करो, फिर कहीं जाके कहीं पूरे स्टेट के अंदर वो चीज़ घूमेगी, इंस्टेड ऑफ instantly when a family member says that their child is missing, the what should be the work of administration? Their work is to immediately start taking action, but उन्हें रूल बुक के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, दैट इज़ द रेड टेप। ये एक रेड टेप है। अब वो बच्चा इतनी 24 घंटे के अंदर तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो गया होगा, मे बी उनका पता नहीं किस टाइप के लोगों ने, मे बी दे आर सेल्ड इन ह्यूमन ट्रैफिकेशन, ठीक है, और क्या हो सकता है, और उनके आजकल उनके ऑर्गन्स को क्या पता निकाल लिया जाए, क्या पता उस बच्चे को कहीं और भेज दिया जाए। देयर आर मैनी सिनेरियोज दैट कैन हैपन, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कैन लीड टू रिजिडिटी विच रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोसेस करने पड़ते हैं, रिजिड हो जाता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ऑफिशियल कैन समटाइम्स बिकम इनडिफरेंट टू पब्लिक प्रॉब्लम्स। आज के टाइम पे यही तो हो रहा है। द पुलिस इज़ इनडिफरेंट टू पब्लिक प्रॉब्लम्स, उनको कोई लेना देना ही नहीं है किसी की प्रॉब्लम से। एक्सेसिव फॉर्मेलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन वीकन ह्यूमन रिलेशंस। Criticism of Weber's theory. Many scholars have argued that it is an ideal model that is not fully applicable in practice. उनका मानना है कि थ्योरी में तो ये सही है, theoretically this is good, but implementing in a real life is not ideal. It ignores human relation and emotions. Excessive regulation can reduce innovation and flexibility. Officials can sometimes abuse their power. Officials अपनी पावर को abuse कर सकते हैं। Conclusion: Max Weber's bureaucratic theory is extremely important in the study of political administration. He presented a logical and scientific model to explain administration. Administration को explain करने के लिए उन्होंने एक logical और scientific model निकाला है। This theory made the significant contribution to understanding the modern administrative structure. Although it has some limitations, it is still considered the foundation of administrative study. Administrative study को लेकर आज भी इसे एक बहुत बड़ा limitation माना जाता है। ओके, यहाँ पर हमारा लेसन 2 ख़त्म होता है। ब्यूरोक्रेसी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, बहुत ही आसान लगा मुझे। आई होप आपको भी समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3। हाँ जी, इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी हमें इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी व्यूड ऑर्गेनाइजेशंस एज मशीन्स। क्लासिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मशीन्स हैं और वर्कर्स सिर्फ एक प्रोडक्शन है, काम करने वाले लोग हैं वो, दे शुडंट बी कंसीडर, दैट इज़ व्हाट दे थिंक। Later, scholars realized that the success of any organization depends not only rules and structures but also human relations. बाद में स्कॉलर्स को पता लगा कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना सिर्फ रूल्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता बल्कि ह्यूमन रिलेशंस पे भी डिपेंड करता है। दिस आइडिया लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और यहीं से ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का आगाज़ हुआ। Elton Mayo and his colleagues made a significant contributions to the development of the theory. इस theory को लेकर उन्होंने बहुत सारे significant contributions दिए. The main objective of this theory was to understand how human behavior, emotions, social relations in the workplace affect the production. कि कैसे लोगों के एक दूसरे के को लेकर behavior, उनके emotions, social relationships कैसे उनके काम के ऊपर affect करते हैं. प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मायो, उनकी रिसर्च क्या कहती है? एल्टन मायो एक ऑस्ट्रेलियन बोर्न सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, कि कैसे दिमाग काम करता है, ठीक है।
He taught at Harvard University in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक प्रोफेसर थे. He studied the behavior of workers in industrial organization. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया था. बिहेवियर ऑफ वर्कर्स को अच्छे से उन्होंने स्टडी किया था. His primary objective was to understand how working condition and social environment can affect a worker's productivity. वर्कर की प्रोडक्टिविटी को कैसे उनकी वर्किंग कंडीशंस और सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट करते हैं, ये उन्होंने बताया था. Toward this end, he conducted several experiments known as the Hawthorne experiment. एक फेमस हार्थोन एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क करता है, ये उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था. अच्छा, अब हम समझते हैं हार्थोन एक्सपेरिमेंट थे क्या. देखो, ये एक सीरीज ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको वर्कर्स के ऊपर अप्लाई किया गया था. इसे कंडक्ट किया गया था इलियनिस में 1924 से लेके 1932 तक. कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए इलियनिस के अंदर वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी हार्थोन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर स्टडी किया जाता था कि वर्कर्स का फिजिकल एनवायरनमेंट अलग अलग हो तो उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है या घटती है. ठीक है, विमेन वर्कर्स को किया गया, उनके इमोशनल लेवल्स को चेक किया गया, उनको ब्रेक दिया गया, लंच ब्रेक दिया गया, फिर देखा गया कि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ रही है घट रही है, जिसके अंदर पाया गया कि व्हेन द वुमेन्स आर हैप्पी and they are given a proper meal, their efficiency increases whether the time is less or more. समय चाहे कम हो या ज़्यादा हो, when the workers are happy and they are properly fed, the efficiency increases. ठीक है, और वर्कर्स की फीलिंग्स को जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर उनकी फीलिंग्स क्या है, सुपरविजन एंड वर्किंग कंडीशंस को लेकर. तो ऐसे कुछ सेवरल एक्सपेरिमेंट किए गए थे. हार्थोन एक्सपेरिमेंट ये था. ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट. द पर्पज ऑफ दीज अर्ली एक्सपेरिमेंट वॉज टू अंडरस्टैंड हाउ फिजिकल वर्किंग कंडीशन सच एज लाइट, टेम्परेचर एंड रेस्ट पीरियड्स अफेक्ट प्रोडक्शन. ठीक है, दीज experiments was conducted at an American company called Western Electric Company. It is situated in Illinois. ठीक है, early research shows that not only physical conditions influence the production but also social and psychological factors are also important. हार्थोन एक्सपेरिमेंट 1924 से 1932 के बीच में कंडक्ट किया गया था. ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो है कैसे वर्कर्स को अफेक्ट करती है, बिहेवियर एंड प्रोडक्शन. हाँ जी, हार्थोन को 6 चीज़ें थी. सबसे पहले साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, सोशलाइजेशन, ग्रुप एक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड रिकग्निशन. ठीक है, यस, द ग्रेट लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट 1924 से लेके 27 तक एक ग्रेट लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट किया गया. दिस एक्सपेरिमेंट एग्जामिन्ड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाइट ऑन प्रोडक्शन. जो लाइट है उसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना है, ये इसके अंदर किया गया. इनिशियली व्हेन द लाइट वाज इंक्रीज्ड, जब शुरू में लाइट बढ़ा दी गई, प्रोडक्शन बढ़ी. जैसे जैसे लाइट बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ती गई. सरप्राइजिंगली प्रोडक्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज इवन व्हेन द लाइट वाज रिड्यूस्ड. बिजली कम होने के बाद भी लोगों की प्रोडक्शन, मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती रही. दिस लेड टू द कंक्लूजन दैट द इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज नॉट ड्यू टू द सोलेली टू लाइटनिंग. सिर्फ लाइटनिंग से उसका लेना देना नहीं है, बट वर्कर्स फेल्ट दे वर रिसीविंग स्पेशल अटेंशन. वर्कर्स को ऐसे लगा कि उन्हें स्पेशल अटेंशन, उनको जो है स्पेशल फील कराया जा रहा है. ठीक है, द रिले असेंबली स्टडी. रिले असेंबली स्टडी को किया गया था 27 से लेके 32 तक. इन दिस स्टडी द वर्किंग कंडीशन ऑफ सम फीमेल वर्कर्स was changed by placing them in separate rooms. फीमेल वर्कर्स को अलग अलग कमरों में रखा गया, उनको बेटर रेस्ट, शॉर्ट वर्किंग आवर्स और फ्रेंडलियर एनवायरनमेंट दिया गया. देखा गया रिजल्ट में कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है. It was concluded that social environment cooperation play an important role in increasing production. Human attitude and emotions. This study conducted interviews to understand workers' thoughts, feelings and grievance.
वर्कर्स के विचार क्या हैं, ठीक है, उनकी इमोशंस कैसे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर इंटरव्यूड, हज़ारों लोगों को इंटरव्यू किया गया था, ठीक है। इट रिवील्ड दैट वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड सोलेली बाय पे, सिर्फ उनको पैसे से ही मोटिवेशन नहीं मिलता है, बल्कि रिस्पेक्ट से, सिक्योरिटी एंड सोशल कनेक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू देम। बैंक राइटिंग observation experiment. This experiment studied a group of male workers को यहाँ पर study किया गया। It was observed that workers work according to the rules of their group, वो अपने group के अंदर डिसाइड किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इफ़ अ वर्कर प्रोड्यूस टू मच द ग्रुप वुड कंट्रोल दैम, अगर कोई ग्रुप के अंदर एक इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो ग्रुप उसे रोकेगा, समझाएगा। इट शोड दैट इनफॉर्मल ग्रुप्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ग्रुप्स का मतलब होता है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, वी हैव सम when those people have some sort of relationship with each other, for example if they are friends, if they are relatives, ठीक है। तो जब उनका कोई आपस में रिलेशन होता है तो वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। की फाइंडिंग्स ऑफ हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, अब उसके की फाइंडिंग्स क्या थे? वर्कर्स जो है वो अपनी इकोनॉमिक इंसेंटिव से, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव से ही मोटिवेट नहीं होते हैं। सोशल कनेक्शंस एंड ग्रुप सेंटिमेंट्स इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है उनका ग्रुप सेंटिमेंट एंड सोशल कनेक्शंस। एम्प्लॉयज शुड बी रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूज, जब एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट एंड वैल्यू मिलती है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर एज इम्पॉर्टेंट एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जितना ही इनफॉर्मल ग्रुप ज़रूरी है उतना ही इनफॉर्मल ग्रुप भी ज़रूरी है। द साइकोलॉजिकल क्लाइमेट ऑफ वर्क प्लेस इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजिकली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ चेस्टर वन बार्नर्स टू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अब चेस्टर वन ने क्या क्या उन्होंने थ्योरीज दी। उनका मानना था मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ही कंसीडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेशंस, उनका मानना था कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है कोऑपरेशन का, ठीक है। उनकी अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस सक्सीड ओनली व्हेन पीपल कोऑपरेट वॉलंटरीली, जब ज़बरदस्ती की बजाय लोग खुद से आकर काम करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है। ही प्रपोज द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, जब लोग खुद से एक्सेप्ट करते हैं अपने लीडर को, ठीक है, वॉलंटरीली आकर उनके साथ काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्डर्स आर इफेक्टिव ओनली व्हेन एम्प्लॉयज एक्सेप्ट देम, ऑर्डर्स सिर्फ तभी इफेक्टिव है जब वर्कर्स उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, जब वो लीडर की रिस्पेक्ट करें। कंक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स बट अ सोशल सिस्टम, एक स्ट्रक्चर ही नहीं बट ये एक सोशल सिस्टम है। द इमोशन एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ एम्प्लॉयज आर इम्पोर्टेंट। गुड ह्यूमन रिलेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ह्यूमन थ्योरी वर्सेस क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी व्यूड ऑर्गेनाइजेशंस एज मशीन्स, क्लासिकल थ्योरी का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है, वाइल एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम्स। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी व्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल सिस्टम्स। देखो एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, जो स्टडीज़ ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर जो स्टडीज़ है उसको एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। उनका मानना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल सिस्टम है। क्लासिकल थ्योरी एम्फसाइज्ड एफिशिएंसी एंड रूल्स वाइल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी एम्फसाइज ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लासिकल थ्योरी कंसीडर्स वर्कर्स एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लासिकल थ्योरी कहती है यार वर्कर्स से काम कराना है बस, और एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है कि भी वर्कर्स का एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो उस अपने काम को अपना हिस्सा नहीं समझेंगे, ठीक है। जब एक फैमिली
जब वर्कर्स अपने काम को एक फैमिली काम की तरह समझते हैं, दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ आवर फैमिली एंड वी शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ इट, तो वो एक बहुत अच्छे से काम करेंगे। इंस्टेड जब वर्कर्स को वो एक बोझ लगने लगता है तो वो काम नहीं करते हैं। Evaluation of human theory. This theory made administration more humane. इस थ्योरी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशंस और भी ज़्यादा ह्यूमन लगने लग गए हैं। This led to the focus on employee satisfaction and motivation. Employee satisfaction and motivation को जो है emphasize किया जाने लग गया। However, some scholars believe that this theory could also be a way to psychologically influence workers to increase production. Psychologically ये एक तरीका है अपने वर्कर्स से प्रोडक्शन अच्छा कराने का, विच इज़ ट्रू। क्यों इतनी स्टडीज़ की जा रही हैं कि कैसे ह्यूमन ब्रेन को हम स्टडी कर सके। आप जो एड्स देखते हो, ठीक है, जिसके अंदर इमोशंस को डिस्प्ले किया जाता है, इन एड्स के पीछे बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती है ह्यूमन बिहेवियर को देखकर, ह्यूमन ब्रेन को स्टडी कर कि कैसे एक लार्ज नंबर ऑफ ब्रेन्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए, ठीक है। तो 2 मिनट नूडल्स, क्यों आज मैगी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है? क्योंकि बेचा जा रहा है ये बोल के कि वो 2 मिनट में बिक सकता है, लेकिन क्या कभी 2 मिनट में मैगी बनते देखी है? सो दिस इज़ ऑल एन इवैल्यूएशन, आप लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए। Nevertheless, it is considered important to the development of modern organizational theory. इनका मानना है कि भाई मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूमन थ्योरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस. इट प्रूव दैट ह्यूमन रिलेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ह्यूमन रिलेशन और सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस थ्योरी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग modern managements and administration more humane and democratic. और यहीं पर आपका लेसन 3 ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने ह्यूमन रिलेशंस को पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिले, क्योंकि अब लगातार वीडियो लेक्चर सीरीज़ को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लस DU सोल रेगुलर एंड NCEEB, उनके लिए ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एंड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर ये सब्जेक्ट आता है, आप सभी के लिए ये वीडियो है। तो आने वाली सभी वीडियोस के लिए अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ को लेकर किसी भी टाइप का अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक खासकर DU सोल रेगुलर और NCEEB को लेकर सभी के सभी अपडेट्स को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।